हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों के लिए जो क्लास 10 में अभी जो कि डेट आ गया है 15 फरवरी 2024 से एग्जाम होने वाला है। आप सभी लोगों के लिए जो भी मोस्ट मैथ की जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो भी टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसे कर कर अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो बिल्कुल ही, अगर आप मैथ में कितना भी वीक है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं और अगर जितना क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ सीरीज 1 2 3, ये अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ही अच्छे से मैथ में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। डेफिनेटली अगर आप अच्छे से इसको डीपली समझ के करते हैं तो बिल्कुल ही हो जाएगा। बस समझना है, मैं आपको बैक टू बैक क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैं कोई भी ले लेता हूं कि 17/8 का दशमलव प्रसार जो है ये क्या होगा, अगर ये शांत होगा या अशांत होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ये 8 का गुणनखंड आप निकालोगे। 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8। अगर किसी के जो डिनोमिनेटर यानी जो हर में आते हैं, अगर या तो 2 आ जाए या तो 5, अगर ये गुणनखंड में आते हैं तो आप शांत दशमलव करेंगे। अगर इसके अतिरिक्त कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आता है तो फिर ये अशांत दशमलव कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर मान के चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन में भी आ सकता है तो आपको बताना है, तो 17 लिख लेना है और 2 × 2 × 2, या फिर इसको सीधे क्या करना है, 17/8 का दशमलव निकालना है। दशमलव निकालने के लिए आप कहीं रफ में वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर 8 को 17 से देंगे तो अप्रॉक्स ये देख लीजिए कि कितना आता है। यहाँ पे आई थिंक 8, ये 2.125 आएगा। देखिए कि यानी कि ना ये पूरा जो है ना यहाँ क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है 100%। तो भी आप बोलेंगे कि ये शांत होगा, ठीक है ना। और शांत में ये क्या है, तो एकदम शांत, यानी कि ना तो ये आवर्ती ना तो ये अनावर्ती, शांत दशमलव बोलेंगे। अशांत दशमलव जो होता है उसमें एक दो प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। अगर वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो आवर्ती होता है। और एक होता है कि एक नंबर के एक ब्रेक के बाद एक एवरेज नंबर के बाद आता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग को बता दें, ये एक गुणनखंड वाला क्वेश्चन कॉमन आता है। जैसे पूछ सकता है कि 192 का गुणनखंड निकालिए, 360 का गुणनखंड निकालिए, 462 का गुणनखंड निकालिए। कुछ भी नहीं करना है, आप सीधा गुणनखंड निकालोगे। हमेशा छोटे से आप शुरू करेंगे। जैसे कि इसका देख लीजिए कितना आता है। ठीक है, और इसको रख लेते, देखिए ये 2 2 4 2 6, यानी कि ये इसको पावर रूप में आपको अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1 यानी कि 1। यानी इस रूप में भी आंसर एक आ सकता है, तो इस रूप में ऐसे ही ये भी करेंगे। जिसका जो मान के चलिए कि 2 की पावर 4 रहा, 3 की पावर 2 रहा, कभी 5 की पावर 1 रहा, तो भी इस प्रकार से ये आंसर आता है। ये आपको एलसीएम तो आता ही होगा ना। इसके एक क्वेश्चन आप लोग को मूल से भी रह सकता है, नॉर्मली वे में जो क्वेश्चन रहे तो। 100x², जैसे कि मैंने एक आपके बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है, 100x² - 20x + 1 = 0, इसका मूल आपको निकालना हो। आपको मालूम है कि इस 1 और 3 जो भी होते हैं इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके ये 100x², यानी कि इसको कोई भी दो नंबर ऐसा आप खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाए और प्लस या माइनस करने से ये बीच वाली संख्या आ जाए। जनरली आपको टेबल पढ़ना होता है, आप पहाड़ा पढ़ लेंगे कि ये जैसे कि 10 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। और 10 और 10 से 20 भी लिया जा सकता है। कैसे करना है, तो इसको 100% सेम टू सेम लिखेंगे, 100x² है। और अगर यहाँ माइनस है ना तो पहले आप माइनस लिख लेंगे तो और भी अच्छी बात होगी। तो ये -10x, और अब देखिए क्या होगा ना, -10x अगर लिखे तो क्या यहाँ पे लिखे ताकि ये 20 हो जाए, तो माइनस में ही अगर 10x लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे तो दोनों 20x के इक्वल टू हो जाएगा +1। अब देखिए इस दोनों को और इस दोनों को आपको कोई ना कोई कॉमन ढूंढना है, जो इसमें भी है और जो इसमें भी है। तो देखिए 10 तो यहाँ है तो इसमें भी है, x भी कम से कम एक बार यहाँ है तो x यहाँ एक बार लिख लीजिए। अगर 10x यहाँ पे आपने लिख लिया, आपको तो मालूम है ना ये x² यानी x × x, और ये जो 100 है ये 10 × 10 होता है।
तो देखिए एक 10 तो आप ले चुके हैं और एक x ले चुके हैं, तो बचा क्या, एक बार 10 और x बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 10x ले लेंगे। और ये 10x आपने पूरा ले ही लिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 1। और जो यहाँ पे आएगा ना वही चीज आपको यहाँ पे लिखना होता है, 10x माइनस 1। लेकिन अब देखिए यहाँ तो माइनस है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, और चूंकि ये सेम नंबर है ही तो आप सीधा क्या कर लीजिए, -1 से कर लीजिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए एक बार ना 10x माइनस 1 आप लिखोगे इसको गुणनखंड के रूप में, और दूसरे बार भी ना 10x माइनस 1 ही आएगा। ये इक्वल टू हमेशा 0 के बराबर होता है ना, तो आप इसको लिखते हैं 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू 1, तो x की जो वैल्यू होगी ना ये 1/10 हो जाएगी। और यहाँ पे भी सेम है, तो ये भी ऐसे निकाल दीजिएगा, तो ये भी 1/10। देखिए एक क्वेश्चन हमने एपी का सिलेक्ट करा हुआ है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद a बराबर 4 है और सार्व अंतर सीधी यानी कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे, -3 है। आप जानते हैं ना एपी को आप कैसे लिखते हो, एपी को लिखने का तरीका होता है a, अगर दूसरा लिखते हैं तो a प्लस डी होता है, फिर इसको आप ना a प्लस 2d करके लिख लेते हैं, फिर a प्लस 3d करके लिख लेते हैं, यही चीज होता है, इसे ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम a देखें तो a ना 4 था, अगर हम a प्लस डी कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस में -3। अगर हम a प्लस 2d करें तो a कितना था, 4 और प्लस में 2 इंटू डी कितना, तो -3। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये इसे ऐसे लिख दीजिए, तब इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक। और कॉमा लगा दीजिए। अब यहाँ पे a कितना है, 4, और फिर इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो 4 प्लस कर लीजिए 3 इंटू, जब एक ही साइन आता है ना तो मुझे ऐसे लिख, ठीक। अब देखिए इसको करें तो 4 हो गया, ये अगर प्लस माइनस अगर इसको नहीं तो कॉमा लगा सकते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये अच्छा ये तो पहला पहला निकल गया ना, ये इसको कॉमा कर दीजिए। इसको अगर 4 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, देखिए 4 - 3 यानी ये 1 निकल जाएगा। फिर अगर कॉमा लगा दीजिए, इसके बाद देखिए ये 4 अब प्लस इसको करेंगे, 3 2 जा क्या हो जाएगा, -6, और अगर 4 - 6 क्या बन जाएगा, 4, और ये प्लस माइनस माइनस रहता है -6, और ये आंसर आ जाएगा -2। अगर इसको कर ले तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि -9 आ जाएगा, और अगर इसको कर ले तो 4 और माइनस में 9 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका -5। तो आप आसानी से AP इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया। ये क्वेश्चन ये है 3√2 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। ये कैसे सिद्ध करें, तो सिद्ध करने के लिए ना आपको ना इसका हल करना है, और हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा इसका उल्टा लेना है। क्या लेना है आपको, कि 3√2, यानी आप क्या लिखेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये ना परिमेय संख्या है। अब जानते हैं तो क्या हो जाएगा, जब 3√2 एक परिमेय संख्या होगा तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, 3√2 इज इक्वल टू a/b। अब जब ये ऐसे लिखे तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/, ये यहां से डिवाइड होना है और ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 3 भी लिख सकते हैं। अब जानते हैं चूंकि a/3b एक परमेय संख्या है, तो अब जानते हैं कि बट्टा रूप में अगर कोई संख्या लिखा है उसे हम जनरली परमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जिसका कोई हल नहीं निकले वो, तो a/3b एक परमेय संख्या है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि अगर ये इसके इज इक्वल टू है तो आप बोलेंगे √2 भी एक अपरमेय, एक √2 भी एक परमेय संख्या होगी, √2 भी एक परमेय संख्या होगी, जबकि √2 एक न अपरिमेय संख्या, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जानते हैं आप। अतः हमारा मानना, लिख देंगे, तो हमारा मानना तर्क संगत नहीं था या गलत था, तो हमारा मानना तर्क संगत नहीं था, या लिख लेंगे गलत था। गलत था कि 3√2 एक परमेय संख्या, 3√2 एक परमेय संख्या,
जब 3√2 एक परमेय संख्या है, ये आपका मानना गलत था, तो कह सकते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आसानी से आपका एक क्वेश्चन समीकरण का 3 टाइप से जनरली रहता है। एक रहता है विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, एक रहता है ग्राफीय विधि से हल करना, एक आपका रहता है वज्र गुणन विधि से हल करना, और एक आपका रहता है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। यहां से भी आता है। तो सबसे पहला मेथड जो है, इस समीकरण को हम आप लोगों को विलोपन विधि से हल करना सिखाते हैं। आपको अगर आता है तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं तो अच्छे से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप विलोपन विधि से करते हैं, तो समीकरण को लिख लेते हैं जैसे कि जो क्वेश्चंस में है 2x + 3y = 11, और दूसरा समीकरण है 2x - 4y = -24। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर हम यहाँ देखें कि चाहे तो ये, यानी नंबर डिजिट अगर ये सेम मिलता है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता हो तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके उस संख्या को बराबर करना पड़ता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन आप लिखेंगे सबसे पहले ये लिख करके कि यहाँ पे देखिए अगर ये 2x और 2x है लेकिन साइन दोनों का बराबर है, तो जब दोनों का साइन बराबर रहे ना तो आप माइनस करना, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो साइन बदलेंगे और वो कट जाएगा। लेकिन जब दोनों का साइन अलग अलग पहले से ही रहे तो आपको प्लस करना होता है। तो क्या कर दें, हम यहाँ डायरेक्ट बता देते हैं इसी में। ठीक है ना, क्या करोगे आप देखो, तो जैसे कि यहाँ समीकरण लिख देंगे आप लोग कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, यानी 1 - 2 से, 1 - 2 से क्या हो जाएगा ना कि ये 2x और 2x है, जब हम घटाएंगे तो साइन बदलेगा। यहाँ प्लस है तो ये माइनस होगा और ये कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये प्लस करेंगे और 3 और 4y यहाँ पे आप 7y लिख लेंगे = यहाँ भी माइनस है तो प्लस करेंगे और 24 और 11 को जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। अब देखिए 7y बराबर अगर 35 है तो आप यहाँ लिखिए y = 35, और ये यहाँ पे ना गुना हो रहा है। तो जैसे ही ये साइड चेंज होगा ना तो आपको मालूम है कि प्लस वाला जो रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, गुना डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड रहेगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे ना ये इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो y = 5 हो जाएगा। अब आपका y का वैल्यू तो निकल गया है, लेकिन आपको x का भी मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अब लिख देंगे यहाँ पे, अब y का मान कोई भी समीकरण में आप रख सकते हो। मैं यहाँ समीकरण 1 में रख रहा हूं। समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे 2x + 3y = 11। अब देखिए 2x + 3 और y जहां है ना, y के जगह पे जो y की वैल्यू ये 5 के बराबर ही है, तो y के जगह पे आप क्या लिख दो, 5 लिख दो, बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इसको जब आप बनाओगे तो क्या होगा, 2x + 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा और यहाँ 11 लिखेंगे, और 2x = क्या हो जाएगा, ये 11 है, अगर इसको इधर कर लिया जाए तो माइनस का 15 हो जाएगा। अगर 2x = करें तो -4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए जायदा वाला जो है वही साइन यहाँ पे आएगा माइनस, और जो जायदा वाला है उसी में से तो आप कम को घटाओगे तो उसको घटा लीजिए तो 4 आ गया। अब x = क्या करा, यहाँ पे -4 में 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ लिख दीजिए आंसर के रूप में। तो x की जो वैल्यू है वो -2 आ गई और y की जो वैल्यू है वो 5 आ गई। ये हो गया आपका। एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो आप लोग को प्रतिस्थापना विधि से बताना है। तो जैसे कि मैं ले रहा हूं x + y = 8 और ले रहे हैं x - y = 6 मान के चलिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अगर x में y को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 और x में y को घटाएंगे तो 6। कोई भी, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
किसी भी इक्वेशन को ना आप स्थापना कर लो, यानी कि बदल लीजिए। तो मान के चलिए x माइनस वाला है, तो माइनस को मैं इसको प्लस में बदलने का प्रयास करता हूं। तो हम यहाँ जिसको भी बदलेंगे, आप अगर बोलेंगे एक को बदल लीजिए तो एक को ही बदल लेते हैं, दो को तो दो को ही, किसी को भी आप बदल लीजिए। जैसे देखिए समीकरण एक को बदलने पर, देखिए समीकरण एक को बदलने पर यानी कि प्रतिस्थापना करने पर, तो आप वहां लिख दीजिए प्रतिस्थापना करने पर क्या होगा। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो किसी एक को, या तो x को या तो y को इधर करते हैं, तो x की वैल्यू ले लेते हैं, तो 8 और ये y इधर आ जाएगा, यानी कि ना x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई हो गया। इसे भी आप ना इक्वेशन नंबर फॉर्म में मान लो, तो ये भी इक्वेशन नंबर 3 आपका हो गया। अब क्या करो कि समीकरण जो 3 आपने नया बना दिया है, समीकरण 3 का मान जो है, 3 का मान जो है, 2 को आपने प्रतिस्थापना नहीं किया है तो 2 में रख दीजिए, सबका काम हो जाएगा। तो 3 का मान 2 में रखने पर, देखिए जब 3 का मान आप 2 में रखते हैं तो होगा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, और x की वैल्यू x के जगह पे आप ना 8 माइनस वाई ले लेना है, और यहाँ पहले से ही माइनस का y है इज इक्वल टू 6। तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ये एक टर्म y यहाँ पे है और एक टर्म y यहाँ पे है, तो 2y हो गया, और दोनों ही माइनस में है तो साइन में यहाँ माइनस लिख लीजिए, इसे 2y लिख लीजिए और यहाँ इज इक्वल टू 6 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा ना, ये माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसको अगर इधर करेंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये माइनस 2y इज इक्वल टू ये माइनस, चूंकि ये ज्यादा माइनस है तो माइनस वाला जो ज्यादा नंबर रहेगा उसी का साइन आता है, और ज्यादा में से आप कम को घटा दो, 2 आ गया, कोई आसान है। ये दोनों तरफ जब सेम साइन मिले तो कट कर दीजिए, और y की वैल्यू आपको निकालनी है तो y इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे मौजूद 2 है, 2 को लिख लीजिए, और जिसको इधर करेंगे ये गुना है तो भागा हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि आपने x का मान भी निकाल लिया। अब नहीं, x का मान नहीं निकला है तो अब x का मान निकालेंगे, तो अब क्या करेंगे, y का मान जो है किसी समीकरण में रख देते हैं। तो लिखते हैं कि y का मान के चलिए कि समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था, प्लस वाई इज इक्वल टू 8 था, और y का मान क्या निकला है 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 8 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 7, ये आपका आ गया। यानी टोटल अगर लिख दो तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये मैं नहीं इसमें अभी ले पाया था, ये क्वेश्चन देखा, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे कि 135 और 225 का ना HCF निकालना है, अब वो भी कौन से मेथड से, तो यूक्लिड जी के मेथड से, ठीक है ना। ये भी विधि बहुत ही फेमस होता है। आपने क्या करना है, जो बड़ा संख्या रहे उसको इज इक्वल टू लगाइए, और जो छोटा संख्या है उससे मल्टीप्लाई करना शुरू करिए। इसमें भाग दे करके देख लीजिए, अगर नहीं होता है तो 135 से कम 135, 2 से करेंगे ज्यादा होगा तो 1 लगा दीजिए, और 135 इसमें जब आप घटाओगे तो 65 और 25 कितना बचेगा 90, तो जो बचेगा उसे प्लस करके लिख लीजिए। अब क्या होगा ना, जो यहाँ बड़ा संख्या बचा इसको ना आप बराबर करके लिखोगे, 135 बराबर, अब जो छोटा संख्या है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90 एकम 90, 90 दूना 180, ज्यादा होगा तो एक बार में ही लगाना है, और जो ज्यादा है उसे शेष के रूप में यहाँ प्लस में लिख लीजिए, प्लस 45। फिर जो यहाँ बड़ी संख्या है वो यहाँ लिख लीजिए 90, 90 इज इक्वल टू जो छोटी संख्या है इससे मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। यहाँ पर जब इसमें डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 45 टू जा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे शेष 0 बचेगा। जब तक शेष 0 ना बचे तब तक ये प्रोसेस आपको आगे करते जाना है। जब शेष 0 आ जाए तो जो जिस भी नंबर से आपने लास्ट टाइम लगाया वही उसको ऐसे कर दीजिए, और वही आपका HCF हो जाएगा 45। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं डिवाइड वाला, ये भी क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। तो देखिए जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें अगर आप डिवाइड करना है यहाँ x प्लस 2 से, तो आप क्या करोगे, देखो
यहाँ 2x² है ना। अब देखिए 2 × x करते हैं तो x², और एक x यहाँ है ही तो ये कट गया, तो बचा क्या 2 और x। तो यहाँ 2x अगर लिख दें तो ये 2x² बन जाएगा। ठीक, अब ये 2x को जब दूसरा संख्या यहाँ कोई है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 2 जा 4x आएगा। इसको आप घटाओगे तो साइन बदलते हैं, ये कट जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला का साइन माइनस है तो ये आएगा, और 4 में से जब 3 घटाओगे तो एक जब x वाला मान है तो 1 लिखते नहीं है तो ये -x हो जाएगा। यहाँ पे जो बच गए उसे आप यहाँ उतार लीजिए। अब फिर इसमें लगाइए, x से x में लगाएंगे तो कट जाएगा एक ही टाइम में, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ साइन में माइनस लेना पड़ेगा और एक से ही लगाना पड़ेगा, तो ये -x आ जाएगा। फिर इस -1 को इससे लगाओगे तो पहले प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, और एक को 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। साइन बदलेंगे जब घटाएंगे तो ये प्लस और प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा, और ये +2 और 1 3 जो है यहाँ इसका शेष हो जाएगा। अगर आपसे पूछे शेष क्या है तो ये बताना है। ये इसमें आप जानते हैं कि ये भाज्य भाजक भागफल पूछ ले तो कभी ये बता देंगे, भाजक ये हो गया, भाज्य ये हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अक्सर ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चन रहता है और शून्यक से रिलेटेड रहता है। तो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक 8 और -16 हो। तो आप जानते हैं ना कि द्विघात बहुपद जो होता है वो क्या होता है, बताइए। अगर आप लोग जानते हैं तब तक बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं ax² + bx + c = 0 के रूप का जो कोई पद होगा, जो लिखेंगे कोई समीकरण को, तो वो जो बहुपद होगा वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। अब देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक जो है ना, आप जानते हैं कि इसका शून्यक क्या होता है, आप जानते हैं तो बता सकते हैं। देखिए इसको ना एक अल्फा बोलते हैं और एक बीटा बोलते हैं, अल्फा बीटा ही इसका शून्यक होता है। और आपके क्वेश्चन में ना शून्यक का दे दिया है, शून्यक दे दिया है। अब इसका ना एक रूल होता है, आपको याद ही होगा कि शून्यक का योग और गुणनफल। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि शून्यक का योग जो होता है आपको मालूम है -b/a होता है, और शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा, और जो दो दिए गए हैं क्या शून्यक दिए हैं 8 प्लस यहाँ -16 है, ये = क्या लिख सकते हैं -b/a। जब इस दोनों को करें तो 8 + -16 बराबर क्या लिख सकते हैं b/a। जब इसको घटाएंगे तो -8 बराबर क्या हो सकता है b/a। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और b = 8 हो जाएगा, बट्टा में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या निकल गया, b = 8 निकल गया और a = आपका 1 निकल गया। फिर आप दूसरा लिखिए कि शून्यक का गुणनफल। आपको मालूम है कि शून्यक का गुणनफल जो होता है वो c/a होता है। आप लिख दीजिए शून्य का गुणनफल बराबर c/a, और इसका गुना करिए 8 गुने माइनस में 16 = c/a लिख लीजिए। जब इसको गुना करेंगे तो -128 बराबर c/a, बट्टा में तो आप 1 लिख ही सकते हैं, और a की वैल्यू यहाँ वर्ड आ ही चुकी थी। यहाँ से आपने c का वैल्यू माइनस तो है नहीं तो ये माइनस यहाँ आएगा तो -128। इस प्रकार से आपका ABC निकल गया। तो यहाँ आप आराम से जो है द्विघात बहुपद जो है निकालना था आपको, और यहाँ लिख दीजिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा a, और a आपका कितना निकला है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिख देंगे 1, उसके बाद x² है तो x² हो गया, प्लस b कितना है 8 है और x है तो क्या लिख देंगे प्लस 8x, और c प्लस और ये माइनस तो क्या आ जाएगा माइनस, और c कितना है 128। देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एपी का लिए है। देखिए बोलता है वह एपी का निर्धारण करे जिसका की पद जो है तीसरा पद 5 दिया है और 7वां पद ना दिया है। देखिए एपी में जब भी आप लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके लिखते हैं। ये पहला पद जो होता है ए लिखने का तरीका होता है, इसको आप a+d बोल के लिखते हैं, इसको आप a+2d, यानी जो भी पद रहे उससे एक कम कर दीजिए और d से मल्टीप्लाई कर दीजिए a+3d। इसको आप बोल सकते हैं a+4d। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में तीसरा पद दिया हुआ है तो ये वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग के समझाने के लिए बस। तो देखिए तीसरा पद है तो आप सीधे लिखेंगे a3 = 5, और a3 के जगह पे 3 से 1 कम कर दीजिए
तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ a 7 भी दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, तो a 7 बराबर 9 लिख दीजिए और 7 से 1 कम कर दीजिए, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब आपको इक्वेशन फॉर्म में मिले तो हमेशा मिला लीजिए कि क्या ये दोनों समान है। जब समान है और साइन भी समान हो तो आप माइनस कर दीजिए, तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से। समीकरण 1 माइनस 2 से क्या होगा, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 होगा। अब इसको जब आप माइनस करेंगे ना तो साइन बदलना पड़ेगा आपको। ये कट गया, जब इसका साइन बदलेंगे तो ये माइनस में ज्यादा वाला संख्या है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो ये 4d हो जाएगा, और ये भी माइनस में तो ये भी यहाँ ज्यादा है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। जब दोनों तरफ माइनस है तो आप कट कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू 4 से 4 में भागा देना है तो देंगे तो आएगा 1। अब d जब आ गया तो इसको आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपने लिखा हुआ है a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि a इज इक्वल टू 5 में से 2 को घटा दो तो a की जो वैल्यू होगी वो 3 यानी कि 3 आ जाएगी। अब आपके पास a भी है और आपके पास d भी है, तो आप AP लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था AP में कैसे लिखते हैं, a लिखते हैं, फिर a प्लस d लिखते हैं, फिर a प्लस 2d लिखते हैं, फिर a प्लस 3d लिखते हैं, ऐसे करके लिख दीजिए। तो a की जो वैल्यू है ना वो है 3, तो यहाँ 3 हो गया। फिर a में d जोड़ दीजिए तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। फिर एक a में 2d जोड़ दीजिए, यानी कि d को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो a और a कितना है 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5। अब यहाँ पे भी आप बना सकते हैं, तो 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, ऐसे करके ये आपका क्या तैयार हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए एपी का लेकर के आए हैं। तो देखिए एपी में यहाँ एपी दिया गया है, एपी को आप A1 A2 A3 A4 बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ A यहाँ पे 3 दिया गया है और D निकालने का तरीका होता है A2 में से आप A1 घटा लो, A2 यहाँ पे 8 है, 8 में से 3 घटा लीजिए तो ये आ गया 5। और यहाँ देखिए कौन सा पद 78वां है, तो ये an जो है आपका 78 दे दिया है, और कौन सा पूछ रहा है तो यानी n आपको पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू वाट लिख दीजिए। अब रूल होता है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए an यहाँ पे मालूम है आपको 78 इज इक्वल टू a आपको मालूम है, a आपने कितना लिखा हुआ था 3 प्लस n मालूम नहीं है, माइनस 1 दे दीजिए, और d आपको मालूम है 5। तो देखिए 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 को अगर n से कर लें तो 5n, अब माइनस 5 एकम 5 हो गया, तो क्या हो जाएगा 78 इज इक्वल टू, ये देखिए 3 और 5 नंबर है दोनों, नंबर में ये 3 प्लस वाला है, इसमें अगर आप 5 में इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो आप इसको लिखिएगा 5n माइनस का 2। अब ये 78 है तो माइनस 2 को इधर कर दीजिए तो प्लस 2, ये इज इक्वल टू 5n, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5n, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 में अगर 5 से डिवाइड कर दें। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं त्रिभुज से, कि किसी त्रिभुज ABC में दो बिंदु D और E इस प्रकार हैं, क्रमशः वो क्या है AB तथा AC पर स्थित है, और वो इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर C तथा कोण B बराबर कोण C है। सबसे पहले अगर आप कोई एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं, एक त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज, ये इसका नाम कर देते हैं A, ये कर देते हैं B, और ये हो गया आपका C। तो इसको और अच्छे से कर दीजिए यहाँ, ठीक ABC। अब बोलते हैं ABC में दो बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB, तो भुजा AB पर मान लेते हैं कि ये D होगा, और AC पर जो है ये E होगा, ठीक। अब बोलता है कि इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर C, ये BD बराबर C है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे मिला भी सकते हैं, और ये BD बराबर ना CE है ये। अब बोलता है कि कोण B बराबर कोण C भी है, तो कोण B बराबर कोण C भी है, तो आपको सिद्ध करना है DE समानांतर क्या है, ये जो है ये DE समानांतर क्या है BC है। तो पहले आप लिख लीजिए कि सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है DE समानांतर BC है। अब इसमें जो है ना, अब देखिए, क्योंकि लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, AB और AC पर स्थित बिंदु D और E है, D और E है, और वो इस प्रकार स्थित है कि ये बोलता है कि वो ना BD बराबर क्या है, CE बोलिए इसे, ठीक है। और जब ये BD बराबर CE है, और आप ये जानते हैं ना कि जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये कोण, अगर ये कोण B बराबर C है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप बोल सकते हैं कि AD बराबर क्या हो जाएगा, AE भी होगा। चूंकि क्यों होगा, तो कोण B बराबर कोण C है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज से। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज से ये बराबर ये है, और ये बोल दिया कि ये बराबर ये है, तो ये बराबर ये भी हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज से अगर ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो आप देखिए एक परमेय जानते हैं, तो परमेय 6.1 से पढ़े हैं अगर आप, तो जानते होंगे कि परमेय 6.1 जो अनुपातिकता वाला परमेय बोलता है, उससे हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये क्या हो जाएगा, AD बट्टे BD बोल सकते हैं, या फिर D भी बोल दीजिए, और बराबर यहाँ AE बट्टे EC बोल दीजिए, या फिर CE बोल दीजिए। चलिए यहाँ AD बट्टे DB ही लिख देते हैं। और जब आपने ये और ये बराबर कर दिया, इसका मतलब ही होता है, अतः ठीक है ना, DE समानांतर BC होगा, ठीक है। ये आपका इति सिद्ध। सबसे आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि एक चतुर्भुज ABCD है, त्रिविकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO और CO बट्टे DO है, तो आपको दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। देखिए सिद्ध करना हमें समलंब है ना, तो समलंब जैसे आकार का ही एक फिगर आप बना लेना, ठीक है। और अगर इसे हम यहाँ पे ABCD है, तो AB इसे लिख लेते हैं C, ठीक है ना, और इसे लिख लेते हैं D, ठीक है ना, ABC। अब यहाँ पे बोलता है कि वो विकर्ण, विकर्ण, तो सबसे पहले ना विकर्ण ले लें, ठीक है, और ये विकर्ण, ठीक। और ये जो है O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बट्टे BO, यानी कि ये जो है AO बट्टे BO है, और CO बट्टे DO, यानी ये जो है ये इसके बराबर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि प्रश्न से, कि प्रश्न में क्या दिया है, तो ऐसे भी लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है, ये ना भी लिखे, दिया है, क्या दिया है, AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे D। जब AO बट्टे BO दिया है और CO बट्टे DO दिया है, तो किसी न किसी प्रकार से इसे आप त्रिभुज के सिद्धांत पर यूज करके बना सकते हैं। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, कुछ रचना, क्या रचना कर सकते हैं आप,